दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ रविंद्र शुक्ला जी हैं, जो पहले मंत्री भी रहे और झांसी के दिग्गज नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी आरोप लगाए हैं कि जो जिला पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें लोकतंत्र की हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के लिए नामांकन तक नहीं करने दिया है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंद्र शुक्ला जी का क्या वक्तव्य है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक अपने यहाँ कहावत बहुत प्रसिद्ध है, सूप तो सूप छलनी क्या बोले जिसमें 7200 छेद। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पूरा हिंदुस्तान जानता है और उत्तर प्रदेश तो बहुत निकट से जानता है कि समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र कभी रहने ही नहीं दिया। क्या इस उत्तर प्रदेश को याद नहीं है कि अगर हम लोग न पहुंच जाते तो मायावती मार दी गई होती? वहां लोकतंत्र था क्या? मैंने स्वयं इन आंखों से देखा है कि कौन कौन लोग कैसे चढ़ चढ़ के बाउंड्री वाल से कूद कूद करके कैसे वहां पर गुंडई कर रहे थे। क्या हमने नहीं देखा कि लाल सेना बना करके किस तरह बुंदेलखंड को त्रस्त किया था उन्होंने? उसमें उन्हीं के नेता थे जो उसके हेड थे। लाल सेना का लखनऊ में भी तांडव हुआ था। इसके अलावा क्या ये नहीं मालूम कि जिला पंचायतों के चुनाव में ना अपील थी, ना वकील था, ना दलील थी, कुछ भी नहीं था। मैंने इन आंखों से देखा है कि पटक पटक करके, आप याद करिए ना बिहारी लाल आर्य को कैसा मारा था, तो किनको किनको कितना मारा था और किस तरह से लोगों के सर्टिफिकेट छीन करके और दोबारा उसकी घोषणा हुई, काउंटिंग हुई। काउंटिंग में ये आ गया कि ये अमुक जीत गया और वहां दौड़ करके उसको छीन करके फाड़ के फेंक दिया और प्रशासन को पलट करके उस व्यक्ति की जो सपा का प्रत्याशी था उसकी घोषणा करनी पड़ी। हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 17 जिता पाए निर्विरोध। जहां तक झांसी का सवाल है तो उनके अध्यक्ष का जो बयान है वही पर्याप्त है। झांसी में तो अध्यक्ष का यह बयान आया है, अखबार में छपा है, सपा के अध्यक्ष जो हटाए गए कि हम जा रहे थे कचहरी, मेरे पीछे पीछे गाड़ी थी, जो प्रस्तावक उनके थे, सपा के कैंडिडेट के जो प्रस्तावक थे उनकी गाड़ी पीछे पीछे थी। वो गाड़ी कब गायब हो गई पीछे से मालूम ही नहीं पड़ा। झांसी तक आए हैं वो और झांसी में अचानक गायब हो गए। आरोप क्या लगा रहे हैं कि उनके घर पे पुलिस ने निकलने नहीं दिया। अब उनके अध्यक्ष का बयान आया है तो वो सही है या इनकी बातें सही हैं? तो कुल मिलाकर के ये सब केवल प्रोपेगेंडा है। अगर हमने घर से ना निकलने दिया होता तो 34 उनने कराए थे निर्विरोध, तो हम भी करा लेते 50 निर्विरोध, क्योंकि हमारी तो केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। 17 ही क्यों हुए? अगर 17 ही क्यों हुए? अगर हम मान लीजिए उनकी तरह काम करते तो हम किसी को भी नहीं भरने देते पर्चा, किसी को नहीं भरते। इतना सब कुछ होने के बाद कार्यकर्ता भी सड़क पे नहीं उतरे हैं। इसको लेके आम जनता भी पूछ रही है सपा वालों से कि आप लोग आखिर सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? निकलते तो जिसे भी अगर घर के बाहर खड़ी भी कर दी तो गिरा देने दे, क्यों नहीं निकले? देखिए, जिसकी मनोवृत्ति अपराधी होती है और जो दोषी होता है ना, वो दूसरे को जब दोष सिद्ध करने की बात आती है तो पलायन कर जाता है, कभी जनता के सामने नहीं आ सकता। इसीलिए प्रतिक्रिया कोई है या फिर बहुमत नहीं हुआ, सदस्य होंगे नहीं उनके पास। प्रश्न बहुमत का नहीं, वो तो था ही नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि हमारे पास जहां तक झांसी का सवाल है वहां तो पूरे सारे, देखिए मैंने प्रारंभ में भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, जो दोषी मनोवृत्ति के लोग होते हैं वो जब कहीं पब्लिक के सामने फेस करना होता है तो नहीं कर पाते। और इसलिए यहाँ के संबंध में, अगर झांसी के संबंध में हम बात करें तो मैंने कहा जैसा कि वो उनके पास प्रस्तावक नहीं थे और इसीलिए 3 पर्चे भरने का अधिकार एक प्रत्याशी को है। यहाँ चंदपाल, एक मिनट 3 पर्चे भरने का अधिकार है प्रत्याशी को। एक ही पर्चा क्यों कर जाएगा? क्योंकि उनके पास प्रस्तावक थे ही नहीं। सब पर प्रस्तावक अलग अलग चाहिए। 3 पर्चों के लिए 3 प्रस्तावक चाहिए थे, प्रस्तावक भी नहीं थे। और जो प्रस्तावक थे वो भी स्वयं सपा के जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि वो गायब हुए हैं झांसी आने जी। अखबार में नहीं, अखबार में निकला कि पीछे गाड़ी चल रही थी, वो कब गायब हो गए कुछ पता नहीं। मतलब यहाँ पे चंदपाल यादव पुराने नेता हैं,
श्याम सुंदर बड़े नेता हैं, दीप नारायण यादव भी बड़े नेता हैं, लेकिन दोनों जगह देखने को, चाहे वो ललितपुर की बात हो चाहे वो झांसी की बात हो, क्योंकि झांसी के नेता ललितपुर में इंटरफेयर करते हैं राजनीति में, वहां भी नामांकन नहीं हो पाया, वो सब अपने कार्यालय में गोष्ठी करते रहे, यहाँ पर भी ऐसे रहा, यहाँ पर भी गोष्ठी करते रहे, भितरघात भी शायद चल रही है सवाल। देखिए दिखाई दी कभी आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब एक दूसरे की टांग में लिपटे हुए हैं, सब खींच रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। मैं तेरे से आगे निकल जाऊं, तू क्यों आगे निकल गया, ये लड़ाई चली। खेमेबाजी तो बात, धड़ेबाजी तो बड़े सबको साफ साफ दिखाई देती है। 2022 के तो सपने देख रहे हैं ना। अरे वैसे सपने तो कभी भी कोई देख सकता है, उसको अधिकार है। तो सपने देखने से सपने पूरे थोड़ी होते। अच्छा, 4.5 साल के काम को, योगी जी के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं तो भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं, विचारों के लिए काम करता हूं। लेकिन अभी एक अभियान चला था घर घर जाने का, उसमें मेरी ड्यूटी भी लगी थी। तो अपरिचित घरों में मैं गया और मैंने एक ही प्रश्न किया महिलाओं से, बाकी सबसे, कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने क्या किया। तो एक उत्तर कॉमन था, सब जगह अनेक उत्तर मिले, उसमें एक कॉमन उत्तर था कि गुंडों का दमन जो इस सरकार में हुआ है स्वतंत्रता के पश्चात आज तक नहीं हुआ। कहा जाता है ब्राह्मणों का शोषण। अब 2 अरब से अधिक की संपत्ति, 2 अरब की संपत्ति तो अकेले एक गुंडे की जब्त हुई है, 2 अरब। अब आप कल्पना करो कितना पैसा इस समय वसूला गया है। और वो गुंडे जिनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, योगी ने रगड़ दिया। क्या गुंडागिरी कंट्रोल करने से लोगों के पेट भर जाएंगे, गरीबों के लिए हर चीज। अरे आप बताइए कि जिस तरह से कोविड को कंट्रोल किया, इतना 6वां देश है आबादी के हिसाब से, विश्व का 6वां देश है उत्तर प्रदेश, 6वें नंबर पे आता है। अब जरा कल्पना करिए कि इतने बड़े प्रदेश का नियंत्रण कोविड में इतनी सटीक तरीके से कर देना और इतनी जल्दी कर देना, ये कोई मजाक नहीं। ऑक्सीजन एक से लोग तो मरे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आपने स्वयं देखा कि एक बड़ा धड़ा जो सरकार को फेल करने के लिए लगा हुआ है, इसमें विदेशों की भी फंडिंग हो रही है। बीजेपी वाले तो नहीं लगे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, विदेशों की तो फंडिंग तय हो गई। अभी आपने देखा होगा केजरीवाल के बारे में पता चला कि केजरीवाल जो गैस उठा रहे थे उससे कम 30% कम गैस की उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन 30% अधिक उठा रहे थे। क्यों उठा रहे थे? बाकी जगह के लिए गैस नहीं चाहिए थे। दूसरा, अचानक एकदम महामारी आई और जो कल्पनातीत थी, इसके बारे में घोषणा नहीं हुई थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता कैसे पड़ गई। अब एक बड़ी बात है कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए तक का बिका। झांसी में भी बिका हुआ। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। बाद में स्टडी आई ना, उसके पहले नहीं, बाद में पहले भी स्टडी थी। WHO ने कभी भी उसको रिकमेंड नहीं किया। मेरे को स्वयं रेमडेसिविर लगाने के लिए जब डॉक्टर ने कहा, मैंने स्पष्ट शब्दों मना कर दिया कि मैं नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगवाया मैंने। मुझे स्वयं रेमडेसिविर लगाने के लिए, और मुझे तो सारी सुविधाएं सब मिलता मुझे, मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगवाया। लोकल के नेता नहीं निकले बाहर। देखिए, कुल मिला कौन कह रहा नहीं निकले, मैं स्वयं निकला। यहाँ के विधायक का पता ही नहीं चल रहा था। देखिए, ये गलत बात है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सारे लोग लगे हुए थे, पूरी ताकत से लगे हुए थे, लेकिन था क्या? ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया नेताओं ने, विपक्ष ने ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया, ऑक्सीजन और इंजेक्शन, ये वो पैनिक क्रिएट हुआ। जिन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं थी, वो भी हॉस्पिटल एडमिट हुआ। हमारे घर में 5 लोगों को कोविड हुआ, लेकिन हमने डॉक्टर तक की दवा नहीं ली और हम लोग सब ठीक हुए। और हमने कम से कम 150 लोगों को ठीक किया, केवल अपने बात करके। किसी ने भी कोई डॉक्टर की सलाह नहीं ली। अच्छा, 2022 को किस तरीके से आप देख रहे हैं? 100% गुटबाजी चल रही है। जो कोई गुटबाजी योगी जी से। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आजकल बहुत कुछ बोलने लगे, अभी तक दिखाई नहीं दे। देखिए, कतई रत्ती भर गुटबाजी नहीं है।
और व्यक्तिगत लोगों की समस्याएं होती हैं, लेकिन जहां तक सवाल व्यक्तिगत समस्या का है, भाजपा के कार्यकर्ता के सामने जब राष्ट्र खड़ा होता है ना, तो कोई भी बात उसको कुछ रह नहीं जाती। मैं ही हूं उसका उदाहरण, मैं ही उदाहरण हूं। वंदे मातरम के लिए हटने के बाद भी मेरे अंदर पीड़ा नहीं है, क्योंकि राष्ट्र जब मेरे सामने दिखाई देता है तो मुझे एकमात्र पार्टी दिखाई देती है जिससे राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 2022 और शेष जितनी पार्टियां हैं ये देश को बेचने, हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए लगी हुई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अभी जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, अभी भी कई राज्य कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, उसके बाद 1 करोड़ डेली वैक्सीनेशन हो रहा है। अरे आप कल्पना करिए कि जिस देश ने पहले जब कुछ भी महामारी आती थी या कोई रोग आता था तो वर्षानुवर्ष लग जाते थे टीका खोजने में, हमने इतनी जल्दी टीका खोज लिया, उसको भी स्वदेशी, और स्वदेशी दूसरों को भी दे रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां की आबादी 130 करोड़ हो, उस आबादी को जिस तेजी के साथ टीके लग रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहा है, विश्व में रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसा रिकॉर्ड तो कहीं नहीं बना। अच्छा, 2022 में मोदी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, दोनों के नेतृत्व, उत्तर प्रदेश का। देखिए, अभी तक तो आप लोग क्या हाल चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हो, और उसके बाद में मुख्यमंत्री ना देखिए ये घर में फूट ना डालो। जहां तक सवाल योगी का है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, जहां तक सवाल मोदी का है वो इस राष्ट्र के मुखिया हैं। वो संपूर्ण हमारे नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके ऊपर। वैक्सीनेशन को क्या है? इसलिए उनको अलग थोड़ी कहेंगे, योगी को भी अलग नहीं कर सकते, उनको भी अलग नहीं कर सकते भाई। अब ये तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चलेंगी तो सब मोदी के अंडर में। शुक्ला जी, वैक्सीन लगवा लिया आपने? हाँ, दोनों। तो युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम महामारी का असर उतना नहीं होगा जितना असर पिछली बार हुआ। ये गारंटी नहीं है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद आप जो है वो इन्फेक्टेड ना हो, संक्रमित ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन संक्रमित होने के बाद आपकी स्थिति हॉस्पिटलाइज होने की नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी पर। रविंद्र शुक्ला जी से हम लोग चर्चा कर रहे थे। राष्ट्र की बात जब आती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा नजर आता है। 2022 के चुनाव में भी राष्ट्रवाद का ही तड़का लगता हुआ नजर आएगा, और देखते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है कि योगी जी के चेहरे। जय हिंद, जय भारत।